तो जब मैं एक फाइटर पायलट हूं और अगर कोई संघर्ष होता है, अगर मैं वो करता हूं जो मुझे करना है, तो जाहिर है कि ये किसी को चोट पहुंचाएगा, क्योंकि इरादा ही चोट पहुंचाने का है। क्या आप अपने महंगे हथियार ऐसे फेंकना चाहते हैं ताकि किसी को ना लगे? हेलो? नहीं, आप मारना चाहते हैं। तो लेकिन क्या आप निजी सुख के लिए मार रहे हैं, या इसलिए क्योंकि अभी किसी वजह से इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है? आपने लड़ाई शुरू नहीं की। चूंकि मानव समाज जटिल है, कहीं ना कहीं टकराव होता है। जब टकराव होता है, एक समय में हम छड़ी लेकर चलते थे, फिर हमने छड़ी को डंडों में बदल दिया, फिर हमने डंडों को भाले में बदल दिया, फिर इसे एक बंदूक या धनुष और तीर, फिर बंदूक में, अब एक फाइटर जेट या मिसाइल में, या अब ड्रोन आ रहे हैं। कम से कम आपको इसे नहीं, हाँ फिर भी कोई, लेकिन उन्हें लगता है कि ये एक वीडियो गेम है, वो इसे होते हुए नहीं देखते। तो ये सभी भयानक चीजें हैं जो इंसान एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम एक मानव समाज के रूप में उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं जहां हम सब एक दूसरे को गले लगा सकें और साथ रह सकें। हम कहीं भी उस स्थिति के करीब नहीं हैं। इसे ईमानदारी से देखें। तो आप एक अच्छे फाइटर पायलट बनने का प्रशिक्षण ले सकते हैं। आप पक्का कर सकते हैं कि आपका विमान सर्वोच्च संभव तरीके से सशस्त्र है, और उम्मीद कर सकते हैं कि राजनीतिक ताकतें टकराव पैदा नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वास्तव में इस कार्य में शामिल हुए या नहीं। आप यहां उस इरादे से बैठे हुए हैं। जब आप उड़ते हैं तो आप अधिकतम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आया ना? शायद आप थोड़ा हैरान हो, एक आध्यात्मिक गुरु इस तरह क्यों बात कर रहा है, लेकिन मैं भी आपसे निराश होऊंगा अगर आप विमान उड़ाते हैं जब कोई संघर्ष मौजूद हो और आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और वापस आ जाते हैं शुद्ध कर्मों को लेकर। मैं बहुत निराश होऊंगा, और वो बहुत बुरा कर्म है। बिना किसी उद्देश्य के राष्ट्र के संसाधनों को बर्बाद करना। तो कर्म कोई इनाम और सजा देने वाला सिस्टम नहीं है। कर्म इस तरह है। देखिए, आप अभी कौन हैं? आप एक इंसान के रूप में यहां बैठे हैं। यहां पेड़ भी हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, कीट हैं, जानवर हैं, वो भी जीवन है। लेकिन उन्होंने वो आकार क्यों लिया और आपने ये आकार क्यों लिया? क्योंकि इसमें खास मात्रा की याददाश्त भरी हुई है कि ये सिर्फ इसी तरह से बनेगा। अब आप थोड़ा और आगे जा सकते हैं। याददाश्त का मतलब है, लोग सोचते हैं कि स्मृति का मतलब है कि उनके दिमाग में क्या है। क्या आपको याद है कि आपके परदादा के दादा के दादा 10 पीढ़ी पहले कैसे दिखते थे? क्या आपको याद है? याद नहीं है, लेकिन उनकी नाक आपके चेहरे पर बैठी है, हाँ या ना? लाखों साल पहले आपके पूर्वज की त्वचा का रंग क्या था? शरीर अभी भी याद रखता है। यह स्मृति है। विकासवादी स्मृति, आनुवंशिक स्मृति, इस तरह हम स्मृति को 8 अलग अलग स्तरों पर देखते हैं। तो आपने ये स्मृति कैसे बनाई? इस स्मृति को बनाने की प्रक्रिया को कर्म कहते हैं। आपने उसे देखा और कहा, ओह मुझे वो पसंद नहीं है, कर्म। उसे देखा और कहा, ओह मुझे वो पसंद है, कर्म। इसे अच्छे कर्म और बुरे कर्म के रूप में मत आंकिए। बात सिर्फ इतनी है कि मेरा सिस्टम याद रख रहा है कि अगर मैं बस एक विचार पैदा करता हूं, ओह मुझे ये आदमी पसंद है, 10 साल बाद अगर मैं उसे देखता हूं, ओह मेरे चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। मैं खुद को बस इतना कहता हूं, मुझे ये आदमी पसंद नहीं है। 10 साल बाद अगर मैं उसे देखता हूं, वही चीज है ना? ये कर्म है। आप लगातार अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इसका अधिकांश हिस्सा अचेतन है, लेकिन यह सब रिकॉर्ड हो जाता है। चाहे आपने सचेतन रूप से किया हो या अनजाने में, हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है।
ये संचित स्मृति, हम इसे कर्म कहते हैं, क्योंकि आपके पास जिस किस्म का संचय है उसके आधार पर आपने अपने जीवन में कुछ प्रवृत्तियां विकसित की हैं। देखिए, जब आप लोगों को एक ही घर में रहते देखते हैं तो वही चीज होती है। मान लीजिए कि कोई स्थिति पैदा होती है। अब मैं इसे देखकर कहता हूं, वाह ये बहुत शानदार है। कोई दूसरा इसे देखता है और कहता है, हे भगवान भयानक। वही चीज, अलग कर्म। So, karma is not about punishment and reward. तो कर्म सजा और इनाम के बारे में नहीं है। सवाल बस इतना है कि आप अपनी संचित सामग्री को खुद पर कितना असर डालने देंगे, या दूसरे शब्दों में, स्मृति आपको प्रभावित कर रही है। इसका मतलब है कि आप अपने कल को अपने आज पर शासन करने दे रहे हैं। जब आप अपने कल को अपने आज पर शासन करने देते हैं तो असल में आपका कोई भविष्य नहीं होता, बकवास का बस वही चक्र। तो इसीलिए हमने कहा कि एक बार जब आप कर्म चक्र में होते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वही बकवास चीजें होंगी, क्योंकि आप अपनी स्मृति के गुलाम हो गए हैं। आपकी स्मृति हर चीज तय करती है। मैं चाहता हूं कि आप इसे इस तरह से देखें। मेरे लिए मेरी सत्यनिष्ठा मेरी नैतिकता के कारण नहीं आती है। मेरे पास कोई नैतिकता नहीं है। हेलो, मैं कैमरे पर हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं, मेरे पास कोई नैतिकता नहीं है। मेरी सत्यनिष्ठा का आधार मेरी मानवता है। मैं नैतिकता पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि वो नैतिक रूप से सही हैं, उन्होंने इस धरती पर सबसे भयानक चीजें की हैं। हाँ, जो सोचते हैं कि वो नैतिक रूप से सही हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे क्रूर चीजें की हैं, है ना? तो मेरी सत्यनिष्ठा मेरी मानवता से है। तो आपको बस यही देखना है कि हम जो भी काम करते हैं, क्या वो लोगों के व्यापक हित में है, या हम इसे निजी सुख के लिए कर रहे हैं। बस इतना ही। आप इस एक चीज को सेटल कर लें, हम जो कुछ भी करते हैं, क्या उसका हर किसी के लिए कोई महत्वपूर्ण परिणाम है, या आप वहां उड़ान भरकर लोगों को बस गोली मारने का मजा लेने जा रहे हैं। अगर आप इस एक चीज को सेटल कर लें तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप वही करते हैं जो किसी परिस्थिति में जरूरी है, न कि जो आपकी मर्जी हो। मन मर्जी नहीं, बल्कि सिर्फ वो जिसकी जरूरत है। अगर आप वो कर रहे हैं जो सभी की खुशहाली के लिए जरूरी है, तो ये एक अच्छा कर्म है, क्योंकि आपका इरादा अच्छा है। आपको समझना चाहिए कि कर्म कुछ करने से नहीं, बल्कि इरादे से तय होता है। इरादा क्या है? आपका इरादा है कि आप देश की खुशहाली के लिए लड़ रहे हैं, जो एक बड़ी मानवता है। वैसे उस तरफ भी लोग हैं, जाहिर है कि उस तरफ भी इंसान ही हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक इंसान के तौर पर आप धरती पर हैं, आप ऊपर स्वर्ग में नहीं हैं। तो हमारे अस्तित्व के लिए एक दृष्टिकोण है। अभी सेना में होने का हमारा दृष्टिकोण एक राष्ट्र के बारे में है। क्योंकि आप बंगाल में हैं, आपका स्टेशन बंगाल में है। मान लीजिए आप आकर तमिलनाडु पर बमबारी करते हैं, तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने इन सेनाओं का गठन राष्ट्र के संदर्भ में किया है। ये एक पहचान है, ये कोई ईश्वर की दी हुई शक्ति नहीं है। राष्ट्र आपके और मेरे बीच का एक समझौता है। हम सब सहमत हुए कि हम भारतीय हैं, बस इतना ही। और इसीलिए ये कीमती है, क्योंकि हम सहमत थे। हाँ, हम सहमत थे कि हम सब भारतीय हैं। तो राष्ट्र की भलाई और खुशहाली के लिए हम कई चीजें करते हैं। दुर्भाग्य से अगर राष्ट्र को खतरा है तो सुरक्षा बलों को सक्रिय होना पड़ता है। दुर्भाग्य से हमें कुछ लोगों को मारना पड़ता है, जो कि मानवता के रूप में ये एक आपदा है। ऐसा लगातार होता रहता है। जब हमने राष्ट्र संघ बनाया था 1920 में, मेरे ख्याल से प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लोगों का मानना था कि अब कोई और युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास एक व्यवस्था है कि अगर कोई मुद्दा उठता है तो हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे और सुलझा लेंगे। और 25 साल के भीतर दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जो शायद प्रथम विश्व युद्ध से 25 गुना ज्यादा विनाशकारी था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हमने सोचा कि कोई और युद्ध नहीं होगा, लेकिन तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस धरती पर एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है
जब दुनिया में कहीं कोई लड़ाई ना हुई हो, कोई ना कोई लड़ाई चल रही है, स्तर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई संगठित लड़ाई चल रही है। अपराधियों के बीच लड़ाई नहीं, बल्कि संगठित देशों के बीच किसी न किसी तरह की लड़ाई चल रही है, हर दिन, पिछले लगभग 80 सालों से। तो दुर्भाग्य से हम इंसान के तौर पर इस स्थिति में हैं। हमें यहां नहीं होना चाहिए, लेकिन हम हैं। तो जब तक हम इस स्थिति में हैं, हमें कर्म करना ही होगा। आप सुरक्षा बल के अगले हिस्से हैं, लेकिन हम भी बल का हिस्सा हैं। हम विमान नहीं उड़ा सकते, हम बम नहीं गिरा सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बम गिराएं जब जरूरत हो तो। हाँ, तो हम भी कर्म का हिस्सा हैं, है ना? हम कैसे नहीं हैं? हमारा इरादा भी वही है, क्योंकि कर्म इरादे से तय होता है, कार्यवाही से नहीं। एक कसाई कुछ काटता है आपके खाने के लिए, ये उसका कर्म नहीं है, ये आपका कर्म है ना? हेलो? तो एक सैनिक मारता है अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि मेरी खुशहाली के लिए, तो ये मेरा कर्म है, ये सिर्फ आपका नहीं है। मैं इसे ले रहा हूं, तो चिंता मत कीजिए।